स्वागत है आपका मार्केट लाइव स्टूडियो में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आज हम बात करेंगे जनरेटर के बारे में। जी हाँ, जनरेटर पर बैन लग चुका है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने गुरुवार को यानी आज से 15 अक्टूबर से आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाली सभी क्षमताओं के बिजली पैदा करने वाले जनरेटर स्टेटस पे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। DPCC के क्रमिक प्रक्रिया कार्य योजना के तहत राजधानी में गुरुवार से जनरेटर के इस्तेमाल को प्रतिबंध करने का निर्देश जारी किया गया है। गृह प्रदूषण रोधी उपाय है। इसे स्थिति की गंभीरता के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में लागू किया जाता है। आपको बता दें, सरकार ने पर्यावरण को 2017 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिवार्य किए गए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के मार्फत लागू करने के लिए अधिसूचित किया था। आपको बता दें, सरकार ने ये बैन तो लगा दिया, लेकिन इस बैन के बाद से लगातार ये देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा और इंडस्ट्रीज पे जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो बड़ा भयंकर हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से लगातार कोरोना के चलते ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है GDP की ग्रोथ कम होते हुए, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ जाते हुए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कितना इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े में श्री कुलमणि गुप्ता जी, जो कि चेयरमैन हैं इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, उनसे जान लेते हैं कि इसका इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा। कुलमणि जी, स्वागत है आपको मार्केट लाइव स्टूडियो पर। थैंक यू निशा जी। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री पे जो जनरेटर बैन किया गया उसका इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इम्पैक्ट से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा जी। ये जो समस्या है जो हर साल आती है, ये हर साल सर्दियों में प्रदूषण की समस्या होती है और हर साल एक नियम लागू होता है जिसमें इंडस्ट्री के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हम उद्योग चला रहे हैं और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होती है पावर सप्लाई। यदि लाइट जाती है तो हमारे पूरे उद्योग धंधे पर असर पड़ता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है और उस केस में हमको जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। जब ग्रैप लागू होता है उस केस में प्रदूषण के चलते ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है उससे हमारा और हमारे साथ काम करने वाले जो कामगार हैं उनका भविष्य संकट में आ जाता है, उनकी रोजी रोटी संकट में आ जाती है जी। तो इस वक्त हम सब लोग बहुत परेशान हैं इस नियम के आने से। हम सिर्फ सरकार से और जो बिजली विभाग है उससे अनुरोध कर सकते हैं कि हमको निर्बाध रूप से पावर सप्लाई मिले जिससे कि हमको जनरेटर ना चलाना पड़े। दूसरा, सरकार उद्यमी की तरफ थोड़ा सा पॉजिटिवली देखे कि क्योंकि उद्यमी जो है वो लगभग 2 से 3% ही प्रदूषण में सहभागी होता है जनरेटर के माध्यम से। बाकी प्रदूषण के बहुत सारे अलग कारक हैं, उन पर काम करना चाहिए। हर बार उद्यमी को प्रताड़ित करने की जो नीति है उससे बचना चाहिए। हमारा मनोबल गिरता है, अर्थव्यवस्था भी संकट में आती है। हम पहले ही कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारी मदद की जाए, ना कि हमको हमारे ऊपर बंदिशें लगाई जाए। धन्यवाद जी। यानी सरकार से अपील है कि अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है और बैन कर रही है, जिस हिसाब से सरकार ने आदेश दे दिया कि 15 अक्टूबर यानी आज से आवश्यक आपातकालीन चीज़ें छोड़कर यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से चलने वाले सारे जनरेटर पर बैन लगा दिया है। लेकिन इसके लिए अगर जो इंडस्ट्रीज़ है अगर उनके लिए अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण के मामले आए और इसके बाद काफ़ी लोग अर्थव्यवस्था पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके साथ यहाँ पर हमने ये भी देखा काफ़ी लोग जॉब उनकी गई है, तो उसकी वजह से गुप्ता जी ये जानना चाहेंगे जो जॉब गई है इससे इम्पैक्ट जॉब पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब पे जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी भयंकर साबित हो सकता है यहाँ पर। डेफिनेटली यस। एक्चुअली होता क्या है निशा जी कि जब भी कोई नकारात्मक पहलू हमारे उद्यमियों के पास आता है जी, उससे वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। कोविड की वजह से हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं जी। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन यदि उसमें कोई ऐसी चीज होती है जैसे कि उद्यमी को समस्या आती है, सबके लिए समस्या है, कामगारों के लिए समस्या है, उद्यमी के लिए समस्या है, तो निश्चित रूप से इस वक्त हमको सरकार की मदद की जरूरत है और हम उसी की उम्मीद करते हैं
जैसे कि रोजगार उत्पन्न करने में और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जो हम भूमिका अदा करना चाहते हैं उसको हम सही से उसका निर्वहन कर पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसकी वजह से भी अगर जनरेटर बैन होता है तो। गुप्ता जी ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ लेकर आई गई है और आज बता भी दिया गया कि ऐसा करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो प्रदूषण ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लेकर सबसे बड़ा नाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा नोएडा के अंदर और NCR रीजन में इसकी वजह से भी बढ़ रहा है। तो क्या इस पोल्यूशन को कम किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुछ कम कर सकती है अपने एंड पे? मैं आपको एक चीज बताऊं निशा जी, नोएडा के अंदर सिर्फ वही इंडस्ट्री लगाने की परमिशन है जो प्रदूषण नहीं करते हैं जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर गारमेंट एक्सपोर्ट है जी, जो कि स्टिचिंग करके गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर डाइंग या कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग नोएडा के क्षेत्र में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे मिल होती है उस तरह का बिजनेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। तो कहना बिल्कुल गलत है कि गारमेंट इंडस्ट्री जो है यहाँ पर प्रदूषण करती है जी। क्योंकि नोएडा जी इंडस्ट्री, नोएडा का जो एरिया है इसके अंदर सिर्फ नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्रीज ही अलाउड हैं। सिर्फ एक ही कारक है जनरेटर, जो कि हमको सिर्फ उसी केस में चलाया जाता है जबकि बिजली नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने और आदेश दिया था उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड को कि नोएडा क्षेत्र की और बाकी सारी लाइंस को दुरुस्त किया जाए जिससे कि लोकल फॉल्ट कम से कम हो, क्योंकि ज्यादातर बिजली की कटौती लोकल फॉल्ट की वजह से होती है। ग्रिड फेलियर की जो सिस्टम होते हैं वो कभी कभी होते हैं 5-7 साल में, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी यहाँ पर लोकल फॉल्ट हो रहे हैं और लाइट जाती है। कोई भी आदमी जो है जनरेटर नहीं चलाना चाहता और जनरेटर ही सिर्फ एक प्रदूषण का कारण है एज फार एज इंडस्ट्रीज कंसर्न। बिकॉज हमारे जितने भी उद्यमी हैं जिनके यहाँ पे भी कोई इस तरह का अपशिष्ट निकलता है तो उन्होंने ETP लगाए हुए हैं जी, और उसके ETP के माध्यम से जो भी उनको जो अपशिष्ट है उसको शुद्ध करके ही आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर प्रदूषण कर रही है जी। यहाँ से जिस हिसाब से गुप्ता जी जो जैसा आप अभी आपने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, लेकिन टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इसको लेकर यहाँ पे कोई मिल नहीं है। तो जिस हिसाब से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसका खतरा आम जनता को और बिजनेसमैन को सबको ही है, क्योंकि सबको ही अच्छी हवा चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण पे जिस हिसाब से आपने बताया, प्रदूषण पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कि अगर आपकी तरफ से सरकार के लिए क्या राय रहेगी? अगर बैन करती है सरकार जनरेटर को तो 24 घंटे बिजली देना सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा यहाँ पर। तो इसके दूसरी विपरीत चीज़ें भी है। अगर सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे केजरीवाल जी ने बताया कि दिल्ली को प्रॉपर हम सोलर एनर्जी पे डिपेंड कर देंगे ताकि जनरेटर ना चले, तो इसके लिए एक नोएडा में और बाकी जो इंडस्ट्रीज है ये भी इसके लेकर काम कर सकती है। आपने बिल्कुल बहुत ही सही मुद्दा उठाया है जी। और यहाँ पर जो अभी व्यवस्था है यदि हम उसको चाक चौबंद कर लें और प्रदूषण के बारे में हम सही से काम करें जी, तो शायद साल में जो 4-5 महीने स्थिति बनती है वो बनेगी ही नहीं। हम फरवरी के बाद इस बारे में बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। प्रदूषण प्राधिकरण जो है वो क्या काम करता है प्रदूषण को रोकने के लिए, वो शायद सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अक्टूबर में अचानक से एक फरमान आता है कि हवा खराब हो गई और बंद कर दिया जाए। प्रदूषण के कारकों को समझना पड़ेगा और उस पर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सबको स्वस्थ हवा में, शुद्ध हवा में सांस लेना है और स्वस्थ रहना है। बिल्कुल। और हम उद्यमी जो है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी। जहाँ तक 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का सवाल है, ये औद्योगिक क्षेत्र है और यदि अभी भी नोएडा के अंदर पावर कट होते हैं तो शायद ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, हमको जनरेटर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक फ्यूल का सवाल है कि CNG पर या PNG पर जनरेटर चलने चाहिए, मैं सभी से, रिलायंस से, IGL से या जो भी संबंधित गैस सप्लाई एजेंसीज हैं, हमारे नोएडा के अंदर हर जगह पर PNG उपलब्ध नहीं है और जो जनरेटर को चेंज करने का
पीएनजी के ऊपर एक खर्चा आता है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पीएनजी की सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। साथ में जो भी उद्यमी अपने जनरेटर्स को डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट कराते हैं उनको सब्सिडी दी जाए, जैसे कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे त्रास ट्रिपोजियम के अंदर त्रास के आसपास आने वाली जितनी भी औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक सेक्टर्स हैं या जो जिले हैं, फिरोजाबाद है या और भी हैं, आगरा है, उनको पीएनजी में सब्सिडी दी जाती है। उस तरह की व्यवस्था दिल्ली एनसीआर के लिए भी की जाए, जिससे कि हम क्लीन एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपने सोलर का कहा, सोलर बहुत बढ़िया आपका सजेशन है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है यदि कोई भी उद्यमी सोलर अपनी इंडस्ट्री में लगवाता है, पहले एक सुविधा होती थी नेट मीटरिंग की, कि हमने जितनी जनरेट करी उतने का बिल काट के हमको बिल आएगा, लेकिन नेट मीटरिंग सरकार ने खत्म कर दी है, जिसकी वजह से हमारा उद्यमी हतोत्साहित हो रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर विचार करके पूरे साल काम करके इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो पराली बर्निंग हो, चाहे वो उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण हो, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हो। एक निष्ठा, एक सत्य निष्ठा के साथ इस पर काम करने की आवश्यकता है। हम भी चाहते हैं कि हम क्लीन एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सबसे पहले जिंदगी जरूरी है, लेबर का रोजगार जरूरी है, सबके पेट में रोटी जरूरी है, और सबका यदि ख्याल रखा जाएगा तभी देश का, प्रदेश का, शहर का कल्याण होगा। मेरा सभी से अनुरोध, विनम्र निवेदन कि इस पर एक सद्भावना की दृष्टि से, एक सत्यनिष्ठा की दृष्टि से इस पर नजर डाली जाए, उसकी कार्रवाई की जाए और हम उद्यमियों को राहत दी जाए। ये मेरा आपके माध्यम से सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, अधिकारियों को अनुरोध है, आग्रह है, विनम्र निवेदन है। बिल्कुल, ये जरूर हम भी चाहेंगे जो आपने अनुरोध किया, आग्रह किया है सरकार के कर्मचारियों को, और सरकार की तरफ से जो आपने ये बोला कि सरकार इस बारे में कदम उठाए, और मार्केट टाइम्स रिव्यू भी यही चाहेगा, क्योंकि सबको स्वच्छ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, शुद्ध हवा चाहिए। तो सोलर एनर्जी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 24/7 यानी 24 घंटे यहाँ पर बिजली देना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक स्थिति भारत को संभालना है। भारत की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी बहुत गिर रही है, तो यहाँ पर रोजगार पैदा करना बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कोरोना की वजह से काफ़ी बेरोजगार हुए हैं लोग, तो रोजगार जिनको मिला है वो बेरोजगार ना हो जाए, तो इसलिए सरकार को ये कदम भी उठाने की आवश्यकता है। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने हमारे साथ शेयर करी, जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि बाज़ारों के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसके साथ ही कारोबार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे अब सुशील जैन, जो खुद एक मार्केट कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो मार्केट चलाते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो बताएंगे कि कैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर, नोएडा की मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे हैं सरकार, और जिस हिसाब से सरकार ने ये बैन लगा दिया है जनरेटर के ऊपर, तो सरकार इसके बैन लगाने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग इससे परेशान हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। तो इस बेरोजगारी को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त भारत के लिए यही है कि बेरोजगारी कैसे कम से कम की जाए, जीडीपी और ना गिरने दिए जाए, क्योंकि जीडीपी ऑलरेडी भारत की माइनस में जा चुकी है, और अब ये कोरोना की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार भी हुए हैं। तो बेरोजगारी ना बढ़े और लोग यहाँ पर, लोगों की आर्थिक स्थिति की सबसे बड़ी बात की जा रही है, आर्थिक स्थिति यहाँ पर लोगों की सुधर जाए इसके ऊपर। तो आज मार्केट के अंदर और जिस हिसाब से बाजार चलते हैं, और वहाँ पे क्योंकि हर जगह पे इस वक्त अगर बात करें तो लाइट अगर प्रॉपर नहीं रहती है तो जनरेटर का प्रयोग हर जगह करना पड़ता है, तो अगर जनरेटर नहीं आता है तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और अगर सरकार ये चाहती है कि जनरेटर ना चले, प्रदूषण ना बढ़े, क्योंकि सबको ये सरकार का जो सरकार ने शुरुआत करी है प्रदूषण ना बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने जनरेटर बंद किया, वो बहुत सही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि बेरोजगार भी ना बढ़े। अगर प्रदूषण के ऊपर सरकार इतना बड़ा फैसला ले लिए तो सरकार को या तो सोलर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत होगी एनसीआर रीजन के अंदर, जिस हिसाब से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के पूरे एरिया में जहाँ पे सरकार ने बैन लगा दिया जनरेटर का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। कैपिटल के पास, अगर राजधानी के पास सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज़ में से यही आते हैं एनसीआर रीजन, तो यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो अगर हम पीएफ नापते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, और कोरोना की वजह से लगातार, हालांकि देख रहे हैं लोगों को मास्क पहनते हुए, तो ये मास्क तो पहले प्रदूषण भी और उसके साथ ही कोरोना भी, दोनों को बचा रहा है, लेकिन उससे इम्पैक्ट भी काफ़ी
बुरा देखने को मिल रहा है, लोगों को काफ़ी सांस की दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन प्रदूषण का इम्पैक्ट हर साल आता है, ये हर साल ये होता है और हर साल हम दिवाली तक आते आते देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एनसीआर रीजन में कभी ऐसा होता है कि धूप नहीं दिख पाती है क्योंकि पॉल्यूशन ऑलरेडी इतना देखने को मिलता है। तो ये चीज़ सही है कि सरकार जनरेटर पर बैन लगा दी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रही हैं, उस पर भी कार्य करने की ज़रूरत है। और अगर सरकार प्रदूषण पर अगर जनरेटर पर बैन लगाती है सरकार, तो सरकार को यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो करना है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सरकार को सोलर प्लांट लगाना यहाँ पे लिए बहुत ज़रूरी पड़ेगा। अगर सरकार सोलर प्लांट नहीं लगाती है तो 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करना सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे एनसीआर रीजन में ये 5 ऐसे रीजन होंगे जिसमें हम आपको बता रहे हैं नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, इसके साथ ही दिल्ली का पूरे एरिया में अगर सरकार 24 घंटे देती है यहाँ पर लाइट्स, तो उसके लिए भी सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। अब यहाँ पर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ जुटे हुए हैं इस वक्त, कैट के वो संयोजक भी हैं सुशील कुमार जैन जी, जो आपको बताएंगे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके साथ ही इंडस्ट्रीज़ के बारे में जैसे अभी हमने जाना तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुशील जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार जी, सबसे पहले सुशील जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक मार्केट के अध्यक्ष हैं नोएडा कमेटी मार्केट के, और इसके साथ ही यहाँ पर मार्केट के अंदर भी काफ़ी जनरेटर्स यूज़ होते हैं और काफ़ी रोजगार मिलते हैं वहाँ से, तो ये इस पे जो जनरेटर बैन हुआ है इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता हुआ नजर आएगा और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो ये जनरेटर बैन का आदेश है ये ईयर ऑन ईयर हर साल आता है। जी बिल्कुल। और हर साल जब ये डीजल जनरेटर बैन होते हैं तो हर साल ये बोला जाता है कि जो हमारे को सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो 24/7 मिलेगी और ये गारंटी सप्लाई कंपनीज की होती है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि पूरे टाइम कोई भी डिपार्टमेंट इस पे काम नहीं करता है कि 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई लोगों को मिले, और सीधा एक आके अक्टूबर नवंबर आप जैसे ही आता है और एक बैन का ऑर्डर आ जाता है। और इस बैन लगने की वजह से कई सारी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज हैं जहां पर इसका इफेक्ट होता है। देखिए, आपकी लिफ्ट है, आपके पब्लिक एरियाज की लाइट है, और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर कि आपको इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इमरजेंसी सर्विस में, जो कि अगर 2 मिनट भी लाइट जाती है तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाई राइज सोसाइटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, सब में इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि पहले से इस बात के लिए तैयारी करे, जो बाकी 10 महीने सरकार के पास पड़े होते हैं उन 10 महीने में कम से कम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे, उसमें कोई इंटरप्शन ना हो सप्लाई में। क्योंकि हमारे पास आज देश में बिजली की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, उसको देने के लिए जो हमारे फीडर सिस्टम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कमियां हैं। उनको अगर गवर्नमेंट सुधार ले तो किसी को जनरेटर लगाने की जरूरत ना पड़े। जनरेटर की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि अथॉरिटीज हमें सप्लाई नहीं दे पाती है टाइम से, और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं, और भी तरह की कमियां हमारे को होती हैं। तो इसीलिए जनरेटर पे जाना पड़ता है। जनरेटर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यापारी शौक से नहीं लगाता, लेकिन महंगा शौक है, इसको कोई भी आदमी अपने मन से नहीं करता है, सभी लोग सप्लाई चाहते हैं। बिल्कुल, सभी लोग अपने काम को लेकर काफ़ी सक्रिय होते हैं, जो जिनको जनरेटर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि लाइट प्रोवाइड नहीं हो पाती। आपने बिल्कुल सही कही सुशील जी। लेकिन यहाँ से प्रदूषण का खतरा जो लगातार बढ़ रहा है, ये भी हमारे लिए ही है, सरकार ने जो किया है, और हमारे लिए काफ़ी खतरा साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार को इसके लिए जनरेटर बैन ना करके 24 घंटे लाइट दे, जिसके बारे में आपने बताया, ये करे, और इसके साथ ही सरकार को सोलर प्लांट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी तरफ इंडस्ट्रीज को भी इसके बारे में समझना पड़ेगा कि वो सोलर प्लांट की तरफ जाए, और ताकि यहाँ पे प्रदूषण का खतरा भी ना बढ़े और जनरेटर भी ना चले। नहीं, मैंने भी आपको बताया कि अगर सरकार जो अपनी पावर सप्लाई कंपनीज हैं वो अपना खाली इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार ले। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का मतलब ये होता है कि जो उनका केबलिंग सिस्टम है, जो उनकी जो फीडर पिलर सिस्टम है जहाँ से सप्लाई मिलती है, वो सारी चीजें अगर एज पर मार्क हो, हमारे यहाँ BIS है, ISI है, सब कुछ है, वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम हो और वो ठीक से उनकी मेंटेनेंस हो, तो ये कभी भी इंटरप्शंस ना हो।
इंटरप्शंस जो होने चाहिए वो इंटरप्शंस होते हैं जब आपके पावर सप्लाई ना हो। पावर सप्लाई ना होने के चांसेस साल में मुश्किल से 2 या 3 बार, वो भी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट या घंटों के होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। वो इमरजेंसी अलग होती है। लेकिन यहाँ जो पॉल्यूशन की बात हो रही है, जिस पॉल्यूशन के लिए आप डीजल जनरेटर बैन कर रहे हैं, उसके लिए जो 10 महीने आपके पास पड़े हैं, जो उस टाइम से पहले के टाइम है, उस टाइम सरकार अपने ही पावर डिपार्टमेंट पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करके ठीक से करें। क्योंकि सप्लाई सबको हमेशा के लिए चाहिए। सप्लाई एक दिन की बात नहीं है। सप्लाई में जनरेटर की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें जनरेटर दो, हम ये कह रहे हैं कि हमें सप्लाई प्रॉपर दो। सप्लाई प्रॉपर दोगे तो जनरेटर की जरूरत अपने आप ही नहीं। पॉल्यूशन की जहां तक बात है, पॉल्यूशन नॉर्मल डेज में भी जनरेटर से उतना ही होगा। अगर ये जो टाइम आता है जब पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए हमें बाकी साल के जो 9 महीने हैं उनमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, यानी सरकार को यहाँ पर जिस हिसाब से नीतियाँ लेकर आती है सरकार, और जिस हिसाब से सरकार ने ये चीज़ बैन करी है, लेकिन सरकार को ये बाकी चीज़ें फैक्टर्स को भी ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। सुशील जी, यहाँ से अगर हम रोज़गार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ऑलरेडी कोरोना की वजह से हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों को बेरोजगार होते हुए देखा। सरकार ने जनरेटर जिस हिसाब से बैन लगाया है, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जो भारत के 5, और उसके अंदर ही क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी बाहर से यूपी बिहार से काफ़ी लोग आते हैं इसी उम्मीद में कि वहाँ जाके उनका रोजगार खाना पीना चलेगा, और यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कारोबार भी करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जनरेटर्स इंडस्ट्रीज जनरेटर्स पे ही चलती है, तो अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है और सरकार की तरफ से 24 घंटे अगर सप्लाई नहीं दी जाती इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से भी बेरोजगार होने के चांसेस है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सरकार के लिए आपकी तरफ से क्या राय रहेगी कि सरकार इसको या तो बैन ना लगाए या सरकार कौन से नए उपाय लेकर आए? नहीं, सरकार के पास उपाय की कमी नहीं है। सरकार अगर जगह जगह स्मोक फ्री टॉवर लगाए, उन टॉवर्स पे काम करे, अपने टाइम से टॉवर लगा ले, तो वो पॉल्यूशन को पहले ही क्रिएट करके अपना हवा से निकाल देते हैं और उसमें कार्बन जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास साधन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से इस बात को कहूंगा कि ये सरकार के जो अधिकारी हैं, जो लोग ऑर्डर करते हैं, उनकी ये असमर्थता है जिससे कि इस तरह के ऑर्डर आते हैं कि बिना किसी तैयारी के आप एक ऑर्डर निकाल देते हैं। और जो बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, जब सबको पता है कि 4 महीने अभी हम लॉकडाउन से बाहर आए हैं और लॉकडाउन के बाहर आने के बाद में करीब 17.5 लाख बिजनेस खत्म हुए हैं इस देश में। तो उन बिजनेस के खत्म होने के बाद बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर इस समय इस ऑर्डर की वजह से कुछ इंडस्ट्री फेल होती है या कोई व्यापार फेल होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को ज्यादा देखनी चाहिए। हम आज के समय में इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि कैसे हम जीवित रहें। हम इस बात को देखें कि पॉल्यूशन जो आज की डेट में है, क्या उससे जो नुकसान है या जो बेरोजगारी फैलेगी उससे ज्यादा नुकसान है। तो आज के समय में रोजगार बड़ी समस्या है। उस रोजगार को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार को ये देखना चाहिए कि जो भी कोई आदेश अगर आ रहे हैं, तो क्या उन आदेशों के पीछे कोई तैयारी की गई है। हमारे यहाँ सब तरह की इंजीनियरिंग है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सिर्फ उसको काम में लाना बाकी होता है और वो काम में नहीं लाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि सरकार के जो अधिकारी हैं उनके अंदर कमी है, या तो सरकार ये नहीं बोलते कि जनरेटर लगाए, लेकिन ये 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करे, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सरकार की नीतियों का लेते हैं, सरकार जो दावे करते हैं कि लगातार कि हम रोज़गार पैदा कर रहे हैं और रोज़गार लेकर आएंगे भारत पे, जो लोग कोरोना से भी बेरोज़गार हुए उनको भी रोज़गार देंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि सरकार ने जिस हिसाब से जनरेटर बैन लगाया तो इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे बेरोजगार तो ज्यादा पैदा होंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ने से ज्यादा लोग सुसाइड की तरफ जाएंगे। आज सुसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है। और मेरा ये कहना था कि पॉल्यूशन से तो लोग मरेंगे ही, लेकिन पॉल्यूशन से ज्यादा मरेंगे या रोजगार ना होने से ज्यादा मरेंगे, इसके भी सरकार को एक रिसर्च कर लेनी चाहिए थी ऑर्डर करने से पहले। क्योंकि आज की डेट ये आ गई है जो जिस तरीके का अभी हम
कोविड की बीमारी से निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बीमारी आज भी उतनी ही है, नंबर ऑफ केसेस आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो उस केस में या तो सरकार को कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि अगर इस शहर में पॉल्यूशन ज्यादा है और जिस शहर में पॉल्यूशन कम है, क्या वहां रोजगार पैदा किए गए, वहां पर रोजगार टाइम से पैदा क्यों नहीं किए जा रहे, वहां क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाई जा रही है। जो हमारे अदर एरियाज हैं जहां पर की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है और ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर व्हीकल्स का पॉल्यूशन बहुत कम है, हमें उस तरफ देखना चाहिए। और अगर हमें जनता के समग्र विकास की हम सोचें, जनता के ऊपर काम करें, तो रोजगार भी बना रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जनरेटर हमेशा के लिए बंद हो, जनरेटर का हमें यूज क्यों करना है, जनरेटर से ज्यादा हमें व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए और अपनी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जी सुशील जी, इसके साथ ही मेरा आपसे एक और ये सवाल होगा, क्योंकि लगातार हम बेरोजगारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे जो सरकार ने जारी कर दिया कि 15 तारीख से 15 अक्टूबर से यहाँ पर कोई भी जनरेटर बैन कर दिया, जनरेटर नहीं चलाया जाएगा। और ये वही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम मानते हैं दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, ये वो जगह हैं जहाँ पे रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ पे सरकार ने ये चीज़ कर ली है। सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं करी, कोई प्लानिंग नहीं करी कि अगर बैन लगाते हैं तो रोजगार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो उसके बावजूद सरकार को यहाँ पे प्लानिंग करके करनी चाहिए थी चीज़ें, ताकि यहाँ पे रोजगार पे असर ज़्यादा ना पड़े। और उसकी प्लानिंग के अंदर, सरकार की प्लानिंग में क्या कमियाँ आपको लगती हैं यहाँ पर? देखिए, सरकार की प्लानिंग में मैं ये समझता हूँ कि पिछले 20 साल से हम लगातार देखते हैं पॉल्यूशन हम चिल्लाते आ रहे हैं। और 20 साल के अंदर कई सारी नीतियां हमने देखी। एक नीति आई थी जिसमें कि ये बात तय हुई थी कि जितने भी सेंट्रल ऑफिस है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनको इस तरीके से दूर दूर किया जाएगा कि पब्लिक को लगातार एक जगह सैचुरेशन ना होना पड़े। लेकिन अगर हम 20 साल का डेवलपमेंट देखें तो जो हमारी पूरी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट में जनता को एक जगह सैचुरेटेड होना पड़ा है। दिल्ली जैसी जगह की आबादी बढ़ी, नोएडा की आबादी बढ़ रही है, और जो दिल्ली एनसीआर की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है वो काम के लिए बढ़ रही है। काम अगर आप एक जगह पैदा करेंगे, दूसरी जगह पैदा नहीं करेंगे, तो उस शहरों में जो पॉपुलेशन बढ़ती है और उनको व्हीकल्स से एक दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, उस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जनरेटर का पॉल्यूशन उतना नहीं है जितना कि ट्रैफिक का पॉल्यूशन हमारे देश में है। उस ट्रैफिक के पॉल्यूशन को अगर हम कम कर लें, और जनरेटर के पॉल्यूशन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर जनरेटर का पॉल्यूशन नहीं चाहिए तो जनरेटर की जगह आप हमें जो पीएनजी सप्लाई से जनरेटर चलते हैं उनको अपने सब स्टेशन पे लगाएं, कुछ भी करें, हमारे को सप्लाई प्रॉपर दें। ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को इस तरफ कम से कम ऐसी जगह जहां पॉपुलेशन ज्यादा है उन जगह पर ऐसे काम करने चाहिए। सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, और सीधा सीधा यहाँ इस देश में क्या होता है कि सिर्फ आदेश देने की एक छड़ी लग जाती है कि ये चीज बैन कर दो, वो चीज बैन कर दो, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और इन चीजों को अगर आपको करना है तो एक कमेटी बननी चाहिए, सारे इंजीनियर्स वहाँ होने चाहिए, हर तरह की नॉलेज वाले लोग होने चाहिए, एनवायरनमेंट के जो लोग हैं स्पेशलिस्ट हैं उनमें होने चाहिए, जो रोजगार के स्पेशलिस्ट हैं, जो रोजगार पैदा कर सकते हैं। अपना नीति आयोग है अपने पास, हर तरह की अपने पास कमेटी ऑलरेडी है, उनका समन्वय नहीं है, उन समन्वय को बना के सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, और रोजगार के ऊपर जो भी काम हो सकता है वो करना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि अगले साल ऑर्डर के बिना ये जनरेटर अब हमेशा के लिए बंद हो जाए, और सरकार इस तरह की सप्लाई दे कि हमें लगाने ही ना पड़े। ये एक हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी है। बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी आपने बताया, काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि सरकार को यहाँ पर जो सरकार बिना प्लानिंग के सरकार ये लेकर आ गई है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक इंडस्ट्री की बात नहीं है। यहाँ पर आईटी अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जनरेटर नहीं चलते हैं तो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके अंदर भारत में जो इसका चलता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर इतना बड़ा कदम उठाना और बैन लगाना, और जब तक नया अधिकार नहीं आता, नई चीजें नहीं बोलते हैं, तब तक वो ये चीज लागू रहेगी। आज से लागू है, अब ये कब 6 महीने 5 महीने तक लागू रहेगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इन 5 महीनों के अंदर इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी। सुशील जी, यहाँ से आईटी अगर इंडस्ट्री की तरफ हम फोकस डालते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस डालते हैं, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे?
देखिए, आईटी इंडस्ट्री को भी 24 आवर सप्लाई चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो वहाँ पर डाटा ट्रांसफर इतना ज्यादा होता है कि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। उस वर्क फ्रॉम होम के चलने की वजह से अगर घर पर हमारे लाइट जाती है तो मैं ये मानता हूँ कि 70-80% घर ऐसे हैं जहाँ 1 घंटे का तो बैकअप हो सकता है, उसके अलावा वो बैकअप नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जितनी हमारी टेलीफोन की टॉवर्स लगी हुई हैं उनके साथ भी जनरेटर लगे हुए हैं, तो सरकार ने वहां भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कर रखी है कि वो जनरेटर ना हो। तो अगर जनरेटर नहीं होंगे चलेंगे तो वहां से आपको डाटा ट्रांसफर होने के लिए जो आपको नेटवर्किंग है वो नहीं मिलेगी। तो जब आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फैक्ट्री, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो अदर फैक्ट्रीज हो, या कोई व्यापार है, कोई मॉल है, कोई कुछ भी है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें सिस्टम बनाते समय सब कुछ पता है कि इस सिस्टम को कैसे चलना है और उस सिस्टम की मेंटेनेंस हमें कैसे करनी है। तो जब हमें सब कुछ पता है तो हम उस काम को करने में ज्यादा आगे बढ़े। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि अगर हम 10 महीने उन कामों को कर लें तो हमें ऐसे आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब जनरेटर हट जाएंगे और ये सिस्टम वास्तव में बहुत खूबसूरत बन सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस हिसाब से आपने बताया, यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज ही नहीं, सारी इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में भी जनरेटर की काफ़ी, क्योंकि 24/7 अगर 24 घंटे चलने वाला अगर चैनल है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और भारत की अगर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम जाते हैं तो भारत की इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोवाइड नहीं होती है, 24 घंटे कभी प्रोवाइड नहीं होती किसी भी जगह पर। अभी भारत इतना पीछे है कि वो गाँव तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये। उसके साथ ही सुशील जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आपने बताया इंडस्ट्रीज को लेकर और काफी इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे सबसे आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर ही काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे कपड़ों का उद्योग है, तो वहाँ पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम माने तो बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ रोजगार पैदा करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिल्ली का एक कोना अगर हम लेते हैं, तिलक नगर, रजौरी गार्डन, तो उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो उस एरिया में भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली प्रॉपर बैन कर दिया गया है जनरेटर से। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बेरोजगारी के ऊपर लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यही आ रहा है, क्योंकि कोरोना से ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं, अब यहाँ पे और बेरोजगारी होगी। मोदी सरकार एक तरफ बोलती है कि यहाँ पर हम रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिना कोई प्लानिंग किए, बिना कोई उपायों के साथ इन्होंने जनरेटर पर बैन लगा दिया। देखिए, समन्वय की बहुत बड़ी कमी है और जिस तरीके के बैन के ऑर्डर आते हैं ये वास्तव में बिना सोच समझ के ऑर्डर दिए जाते हैं। हम ये भी मानने को तैयार हैं कि पॉल्यूशन है, हम ये भी नहीं कहते कि आपने ऑर्डर गलत निकाला है, हम ये जरूर कहते हैं कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ने वाली है, जिस तरीके से इंडस्ट्री बंद होने की तरफ जाती है, और जो कारीगर है हमारे पास, जो कारीगर काम करते हैं, जब उनको जॉब नहीं मिलता है या प्रॉपर जॉब नहीं मिलता है, उतना काम नहीं मिलता कि वो अपना खर्चा निकाल सके, तो वो बैक टू पवेलियन मतलब अपने गांव की तरफ वापस भागता है, क्योंकि उसको अपना जीवन यापन करना है। जब वो जीवन यापन नहीं कर पाएगा तो उसको वापस अपने घर जाना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या किसी और इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें कि सप्लाई, सिर्फ सप्लाई, जनरेटर की सप्लाई की बात नहीं है, सिर्फ आपको 100% सप्लाई इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। आपका इन्वर्टर में भी ये दिक्कतें आती हैं जो कि पावर सप्लाई को आप एक यूपीएस टाइप नहीं रख पाते। तो जो हमारे यहाँ सिस्टम है, जो जैसे अभी लोग, बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी जो इंडस्ट्री में अगर हम पूरा रोजगार नहीं देंगे और हम अपने इस तरह के ऑर्डर लाएंगे तो इससे वास्तविक बेरोजगारी जो बढ़ रही है, हमने जो हमारे प्रधानमंत्री का अपना एक विजन था कि लोकल पे वोकल बने, आत्मनिर्भर भारत अभियान पे अब काम हो रहा है, तो क्या इस तरीके से आत्मनिर्भरता आएगी? आत्मनिर्भरता करने के लिए, लोकल पे वोकल बनने के लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जिस वजह से कि ये ऑर्डर लाने पड़ते हैं। आप पॉल्यूशन पे काम करिए,
पॉल्यूशन की आपने कितनी टॉवर लगाई है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन की मुझे नहीं लगता कि अभी कोई काम पॉल्यूशन पे एक्चुअल हुआ है। पॉल्यूशन पे एक्चुअल काम होने चाहिए। अगर आप पॉल्यूशन पे काम करेंगे तो आपको इस तक लाने ही नहीं पड़ेंगे। और मैं ये नहीं मानता कि ये किसी बजट की वजह से काम नहीं हो रही, ये सिर्फ समन्वय की कमी है। आपसी जो डिपार्टमेंट्स के अंदर समन्वय होना चाहिए, टाइम से काम होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि सरकार यह गलत नहीं कर रही है। प्रदूषण को लेकर जो सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया वो गलत नहीं है, लेकिन सरकार को इसके साथ प्लानिंग के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुद्दे लेते हैं तो पोल्यूशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ ही बेरोज़गारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार के इन दोनों पर फोकस डालकर आगे की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो ताकि बेरोज़गारी भी ना कम हो और रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। उसके साथ यहाँ पर जिस हिसाब से अभी सुशील जी ने भी इस बात को रखी, जिस हिसाब से अगर सरकार चाहती है कि प्रदूषण भी कम हो तो 24 घंटे यहाँ पे बिजली प्रोवाइड करना सरकार के लिए कि ये भी बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में ही। तो सरकार को ये करना ही पड़ेगा, या सोलर प्लांट लगाए या 24 घंटे कैसे भी करके जो मॉल्स हैं, जो जहाँ से रोजगार पैदा होते, जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे 24 घंटा यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करे। बहुत अच्छी चीज़ बताई सुशील जी ने भी। और जिस हिसाब से लगातार हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी हो रही है और रोजगार पैदा करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और इंडस्ट्रीज बंद करना ये क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बंद होती है तो बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ेगी। और सरकार अगर इस नीतियों को नीति के साथ यानी प्लानिंग के साथ इससे कार्य करती है तो इसमें सरकार के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और सरकार को यहाँ पर रोजगार भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए नजर आ सकते हैं, जो मोदी सरकार का है कि रोजगारी पैदा करेंगे और वोकल टू लोकल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने हमारे साथ शेयर करी। जिस हिसाब से लगातार प्रदूषण को लेकर ये चीज़ें चल रही हैं तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें काफ़ी जोखिम भरी है, लेकिन उसके साथ ही बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 24 घंटे यहाँ पर लाइट देना ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि ऐसा हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।